हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। तो कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृद्धि जो हमारा टॉपिक है सुपर टेट का, उसका पार्ट सेकंड वीडियो लेकर आया हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। पहला हमारा जो टॉपिक है वो है शिक्षक की भूमिका, यानी एक छात्र के लिए एक शिक्षक की क्या क्या भूमिकाएं हो सकती हैं। देखिए, पहली जो हमारी जो भूमिका है वो है सुविधादाता, यानी कि सुविधा प्रदान करने वाला। छात्र के मन में स्थित गुण उनको निकालना, जो छात्र के मन में जो उसके गुण हैं उनको बाहर निकालना और वातावरण से सामंजस्य बिठाने में हेल्प करना, ये कहलाता है सुविधादाता। दूसरा हमारा जो रोल है अनुश्रवणकर्ता, यानी छात्र की प्रगति पर ध्यान करना और उसकी उन्नति को देखे रहना, यानी ऑब्जर्वेशन करना। छात्र क्या सीख रहा है, क्या नहीं सीख रहा है, उस सीखने में उसको कठिनाई हो रही है, इस चीज का अनुश्रवण करना ही अनुश्रवणकर्ता का रोल होता है। तीसरा शिक्षक का जो रोल है वो है सलाहकार होता है, स्टूडेंट को सही मत सलाह देता है। फिर है हमारा पथ प्रदर्शक जो होता है, उसका अर्थ है किसी भी स्टूडेंट के लिए, किसी भी छात्र के लिए एक शिक्षक को पथ प्रदर्शक का ही कार्य करना चाहिए, यानी उसे रास्ता तो दिखाएंगे लेकिन उसे खुद चलने के लिए आप उस रास्ते पर प्रेरित करें, ये आपका कार्य होना चाहिए। पांचवा हमारा है वो है मार्गदर्शक, यानी उसे सही रास्ता सही मार्ग दिखाना। देखिए, पथदर्शक जो है ये प्रयोजनवाद में प्रयोग हुआ है और जो मार्गदर्शक है ये आदर्शवाद की अवधारणा है। उसके बाद में है नेतृत्वकर्ता। देखिए, किसी भी शिक्षक को बच्चों के समक्ष अनुकरणीय बनने के लिए पहले स्वयं में नेतृत्वकर्ता के लाने, उसे हम एक आदर्श बनना पड़ेगा, तभी जो छात्र होंगे वो उसको देखकर वे उनके अंदर भी नेतृत्व करने की क्षमता, उसके प्रति रुचि उत्पन्न होगी। उसके बाद में है निर्देशक जो है, निर्देशक का रोल क्या होता है, किसी भी छात्र को जोर देकर उसे उसका सही रास्ता दिखाना, ये कार्य होता है निर्देशक का। उसके बाद में परामर्शदाता या फिर सलाहकार या फिर सलाह देना, यह भी एक शिक्षक का रोल हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है निर्देशन। निर्देशन का मतलब होता है उसे दिशा दिखाना, सही रास्ता दिखाना। इसके कुछ प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि निर्देशन, सामूहिक निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन, सामाजिक निर्देशन, ये सारे इसके प्रकार हो सकते हैं। व्यक्तिगत निर्देशन को 1:1 निर्देशन भी कहते हैं। उसके बाद में देखिए, अनुश्रवणकर्ता के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, किसी भी कार्य के प्रति उच्च दृष्टि बनाए रखना, यानी उच्च दृष्टि का मतलब है कि बहुत ही उसकी बारीकियों को आप देखेंगे, ये कार्य होता है अनुश्रवणकर्ता का। परामर्श के लिए हमारे उत्तर प्रदेश में कुछ संस्थाएं हैं। परामर्श के लिए जो संस्था है उसका नाम है मनोविज्ञानशाला, या इलाहाबाद में है। इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। आचार्य नरेंद्र देव समिति के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। और परामर्श के भी कुछ प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि मनोवैज्ञानिक परामर्श, व्यक्तिगत परामर्श, सामाजिक परामर्श, शैक्षिक परामर्श, ये सब परामर्श के प्रकार हैं। और परामर्श के लिए संस्था कौन सी है, मनोविज्ञानशाला। परामर्श की भी कुछ विधियां हो सकती हैं, जैसे कि मनोविश्लेषण या फिर पुनरावृत्ति, ये दोनों परामर्श की विधियां हैं। परामर्श की डेफिनेशन यहाँ पर हमें बताई जा रही है, उचित परामर्श देना, किसी व्यक्ति की गलतियां बताना और सुधार का रास्ता उसे दिखाना, ये कहलाता है हमारा परामर्श। देखिए, उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मूल्य। मूल्य क्या होता है, मूल्य यानी वैल्यूज। मूल्य जो है वो एक अमूर्त प्रत्यय है, ऐसे आदर्श जो कि किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को निर्देशित करते हैं कि ऐसा व्यवहार आपको करना चाहिए, ये हमारे मूल्य हैं।
आपको उन्हें अपनाना चाहिए। जब मूल्यों में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, यानी दो मूल्यों में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो उन्हें कहते हैं द्वंद्व मूल्य। मूल्य के प्रकार देखिए, NCERT जो हमारी संस्था है उसके अकॉर्डिंग मूल्य के 83 टाइप्स हैं, 83 टाइप्स ऑफ मूल्य हैं। गांधी जी के अनुसार 11 प्रकार के मूल्य हैं, और लोकतंत्र में लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं वो 6 प्रकार के हैं। वैधानिक या फिर लोकतांत्रिक मूल्य हैं वो टोटल 6 हैं, जैसे कि समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता और न्याय, ये सारे संवैधानिक मूल्य हैं। भावात्मक एकता परिषद के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद। उसके बाद में आता है मानवीय मूल्य। कौन से होते हैं मानवीय मूल्य? जैसे कि सही आचरण, अहिंसा, सत्य, शांति, ईमानदारी, उपकार और विनम्रता, ये सारे मानवीय मूल्य हैं। यानी इनके लिए किसी भी संवैधानिक अधिकार का उल्लेख नहीं है, ये नैतिकता से बंधे हुए मूल्य हैं। देखिए, मूल्य जो शब्द है उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के वैल्यूर से हुई है, जिसका अर्थ है योग्यता। देखिए, ऊपर हमने यहाँ पे मानवीय मूल्य और संवैधानिक मूल्यों का अध्ययन किया। अब हम जानेंगे आध्यात्मिक मूल्य कौन कौन से हैं। देखिए, ऐसे मूल्य जो कि अध्यात्म को प्राप्त कराएं, ऐसे मूल्य हैं जैसे कि आध्यात्मिक मूल्य है मोक्ष, इसे हम लोग अलौकिक मूल्य भी कहते हैं। लौकिक मूल्य कौन कौन से हैं? जैसे कि धर्म, अर्थ, काम, लोभ, मोह आदि, ये सारे हमारे लौकिक मूल्य हैं। अलौकिक या फिर आध्यात्मिक मूल्य है जैसे कि मोक्ष। बालकों को मूल्य कहाँ से प्राप्त होता है? देखिए, बालकों का जो मूल्य है वो उनके माता पिता से ही उन्हें प्राप्त होता है। नैतिक मूल्यों का थैला वो किसको कहते हैं? भारतीय संविधान को नैतिक मूल्यों का थैला कहा जाता है। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पुरस्कार यानी अवार्ड। क्या होता है? देखिए, पुरस्कार है वो एक सकारात्मक प्रेरणा है, या फिर उससे कह सकते हैं हम लोग सकारात्मक पुनर्बलन, यानी ऐसा पॉजिटिव इन्फोर्समेंट जो कि किसी भी छात्र को, किसी भी व्यक्ति को जब हम लोग अवार्ड देते हैं, पुरस्कार देते हैं, तो उसमें एक प्रेरणा उत्पन्न होती है। पुरस्कार जो है वो वांछित कार्य करने के लिए सुखद सहचर्य है। ये डेफिनेशन किसकी है? हरलॉक महोदय की। फिर है पुरस्कार की डेफिनेशन एक और, अच्छा कार्य करने की प्रेरणा। कथन है रायबर्न, अनुकूल आचरण व्यवहार का माध्यम है पुरस्कार। ये कथन किसका है? थॉमसन महोदय का। देखिए, अवार्ड के 2 टाइप होते हैं। पहला जो होता है वो होता है फिजिकल या फिर मूर्त, भौतिक अथवा मूर्त। दूसरा होता है सामाजिक अथवा अमूर्त। भौतिक पुरस्कार है तो इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है प्रमाण पत्र, मेडल, स्कॉलरशिप। ये सारे हमारे भौतिक रूप से, मूर्त रूप से व्यक्ति को दिए जाते हैं, जिससे उनसे प्रेरणा उत्पन्न होती है। दूसरा हमारा है सामाजिक अथवा अमूर्त पुरस्कार। इसके उदाहरण हैं जैसे किसी व्यक्ति को पदोन्नति दी जाए, उसकी प्रशंसा की जाए, उसका सम्मान किया जाए, उससे कोई उपाधि प्रदान की जाए, तो ये सारे सामाजिक अथवा अमूर्त पुरस्कार हैं। पुरस्कार होता है इससे क्या हानि होती है? देखिए, किसी भी अवार्ड को पाने के लिए अगर आप सही तरीका अपनाते हैं तो वो तो बहुत अच्छा है, किंतु अगर आप किसी इनाम पाने की चाहत में कोई गलत कदम आप उठाते हैं तो वह निंदनीय कार्य है। देखिए, उसके बाद में हमारा आता है दंड क्या होता है, यानी पनिशमेंट क्या होता है। देखिए, दंड जो है, पनिशमेंट जो है, ये नकारात्मक प्रेरणा है या फिर नकारात्मक पुनर्बलन है। व्यक्ति में हीन भावना की उत्पन्न होती है और उसे प्रेरणा किसी भी प्रकार से उत्पन्न नहीं होती है, बल्कि व्यक्ति में जिसको भी दंड दिया जाता है उस व्यक्ति में हीन भावना का उत्पन्न हो जाती है और वह अत्यधिक कार्य को नीरसता के साथ करने लगता है। दंड जो है वो एक प्रकार की क्षति व पीड़ा है। ये
डेफिनेशन किसने दी थी? चैम्बर्स महोदय ने। दंड जो है वो अवांछनीय कार्य करने का परिणाम है। जैसे कि हम कोई ऐसा कार्य करते हैं जो कि अवांछनीय है, यानी वो कार्य आवश्यक नहीं है या वो कार्य चाहा नहीं गया, तो उस कार्य का परिणाम होता है दंड। यह डेफिनेशन थॉमसन महोदय की है। और दंड जो है वो दमनात्मक साधन है, यह डेफिनेशन है रॉसेक महोदय की। तो आइए जानते हैं हम लोग दंड के कौन कौन से प्रकार होते हैं। देखिए, दंड के 3 टाइप होते हैं। पहला होता है शारीरिक दंड, दूसरा होता है आर्थिक दंड, तीसरा होता है मानसिक अथवा सामाजिक दंड। शारीरिक दंड होता है किसी को मारना पीटना, आर्थिक दंड होता है किसी को फाइन लगाना, और तीसरा जो है मानसिक व सामाजिक जो दंड है वो है किसी की इंसल्ट करना या उसे डांटना। दंड के कुछ मुख्य सिद्धांत यहाँ पर हमें बताए जा रहे हैं। पहला हमारा जो सिद्धांत है वो है सुधार का सिद्धांत, दूसरा हमारा है अनुशासन का सिद्धांत। ये दोनों दंड के मुख्य सिद्धांत हैं। यानी किसी भी छात्र को, किसी भी व्यक्ति को दंड न देकर उसमें सुधार करने का प्रयत्न किया जाए और उस व्यक्ति को अनुशासन में सिखाया जाए, तो उसको दंड देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। दंड से हानि क्या होती है? यदि किसी व्यक्ति को दंड दिया जाता है तो उससे हानियां हैं। उस व्यक्ति में हीन भावना की उत्पन्न हो जाती है। और दंड होता है ये अस्थायी अनुशासन होता है, यानी कि उसी क्षण के लिए आप उसे दंड अगर देंगे तो वह उस क्षण तो वह अच्छा कार्य करेगा, किंतु जैसे ही उसे दंड का भय खत्म हो जाता है तो वह फिर से अवांछनीय कार्य करने लगता है। दंड को एक सुधारात्मक अथवा परिणात्मक के तौर पे देखना चाहिए। अभिवृत्ति या फिर मनोवृत्ति क्या होती है? अभिवृत्ति या फिर मनोवृत्ति क्या होती है? किसी भी व्यक्ति की किसी भी परिस्थिति के प्रति क्या सोच है, उसकी क्या अनुक्रिया है, क्या उसका रिएक्शन है, ये उस व्यक्ति की अभिवृत्ति या फिर मनोवृत्ति कहलाती है। अभिवृत्ति या फिर मनोवृत्ति है ये अर्जित करी जाती है और इसका मापन जो है वो सबसे पहले थर्स्टन महोदय द्वारा किया गया था। आज की हमारी शिक्षा प्रणाली में जो हमारे छात्र हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनको समस्या समाधानकर्ता के रूप में देखा जाना चाहिए और अन्वेषक के रूप में उन्हें पहचाना जाना चाहिए। यानी उन्हें किसी भी समस्या को समाधान करने के लिए एक प्रतिकूल वातावरण प्रदान करना चाहिए ताकि वे स्वयं उसका अन्वेषक कर सकें, स्वयं उसे खोज सकें और स्वयं हलों को वे खोजें, उनका समाधान करें। पुरस्कार होता है, इसको एक कैटेगरी और दी गई है, प्रत्यक्ष प्रेरणा होती है। ये पॉइंट है वो व्यवसायिक निर्देशन का पहली बार प्रयोग किसने किया? पार्सन्स महोदय ने। उसके बाद में है मूल्य की एक और डेफिनेशन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे। यानी जो मूल्य जो है वो क्या होते हैं? वो किसी भी व्यक्ति की इच्छाओं को पूर्ति करते हैं, किसी भी व्यक्ति की इच्छाओं की तुष्टि करते हैं, तो उन्हें मूल्य कहते हैं। ये किसके द्वारा कहा गया? ये अर्बन महोदय द्वारा कहा गया था। तो दोस्तों, ये था हमारा जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उन दोस्तों के साथ में जो कि सुपर टेट, यूपी टेट आदि की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।